हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि शर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी। ज्ञान रीति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अपने नंबर सिस्टम को, जो अभी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, इसको आगे बढ़ाते हुए एक और क्लास लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे नंबर सिस्टम में आपके जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड और भी कुछ नए फैक्ट्स आप देखेंगे। इसमें जैसे आप देखते हैं कि स्थानीय मान जो है, जैसे आपको बताया स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है, स्थानीय मान। और स्थानीय मान के साथ में आपका एक जो आता है जातीय मान, ठीक है, पैलेस वैल्यू और अपने पास में रियल, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान आपका पैलेस के स्थान के आधार पर, मतलब स्थान की स्थिति के कारण बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थान की स्थिति के कारण क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है ना। और जातीय मान क्या होगा? जातीय मान क्या होगा? जातीय मान जैसे ये तो क्या होगा? स्थान की स्थिति, ठीक है, स्थान की स्थिति के आधार पर बदल जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। और जातीय मान जो होगा, क्या होगा? जातीय मान, इसको अपन अंकित मान कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? अंकित मान, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? अंकित मान के अलावा इसको बोल सकते हैं शुद्ध मान, ठीक है। तो ये अपना जो है उस अंक का ही मान होगा। किसका मान होगा? मतलब उस अंक के बराबर ही होगा, ठीक है ना। उस अंक के बराबर होने का मतलब क्या है कि आपके पास में जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 28579, ठीक है। अगर अब मैं इसमें बात करूँ आपसे कि 8 का जो जातीय मान है, ठीक है, वो क्या होगा? जातीय मान तो कितना होगा? 8 होगा, ठीक है ना। और 8 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा अपने पास में? स्थानीय मान हो जाएगा कितना? 8 कौन से अंक पर आ रहा है बताओ? इकाई पर, दहाई पर, सैकड़ों पर, हजार पर, ठीक है ना। तो इसका अपने पास स्थानीय मान हो जाएगा कितना? 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पहले से भी क्लियर है, ठीक है, और अपडेट कर लें। इकाई अंक एक ऐसा अंक है, ठीक है, कौन सा? इकाई अंक जो है अपने पास में कि इकाई अंक ऐसा अंक है जो जातीय और स्थानीय, क्या, स्थानीय मान प्लस और जातीय मान, दोनों मान क्या होते हैं इसके बराबर। स्थानीय मान ये बराबर होगा किसके? जातीय मान के, ठीक है ना। मतलब एकमात्र ऐसा अंक है इकाई अंक कोई सा भी, ठीक है ना, वो इकाई अंक के लिए क्या होगा? जातीय और स्थानीय मान दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। ये क्लियर है आपके पास में। और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट अपन जानेंगे, वो क्या है कि जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका ना तो कोई स्थानीय मान होता है और ना ही कोई जातीय मान होता है, ठीक है ना। तो जीरो का ना तो, ठीक है, ना तो कोई स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान, और ना ही जातीय मान होता है, ठीक है। आपके पास में मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जातीय मान क्या होता है? जातीय मान तो जो भी संख्या है उसमें वो जो अंक है उस अंक का ही मान होता है जातीय मान, ठीक है ना। मतलब उसका रियल वैल्यू, उसका एग्जैक्ट वैल्यू अपन उसको बोल दें, उसका अंकित मूल्य, ठीक है, जो अंकित हो रखा है। और मतलब कि स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान होगा कि उसके स्थान के आधार पर बदलता हो। जैसे मान लो कोई संख्या है, अब संख्या में उसका स्थान परिवर्तित कर दिया। जैसे मान लीजिए कि ये 2579 और एक मैं लिख रहा हूँ 2759। अब इसमें दोनों में क्या है कि 7 का, यहाँ तो 7 का जो है स्थानीय मान कितना होगा? 700, मतलब 700। और यहाँ जो है 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 70, ठीक है। तो दोनों जगह अंतर आया कि नहीं आया? तो इसलिए जातीय मान तो फिक्स होता है और स्थानीय मान क्या होता है? स्थान के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है ये बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अपन बात करेंगे जैसे मान लो संख्याएं हैं, तो संख्याओं में जैसे आपको अगर ये पता करना हो कि एक अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ये तो सबको मालूम है, ठीक है ना। एक अंकों की कितनी संख्याएं भाई? एक अंक से बनी हुई संख्याएं कितनी होंगी? 10 हो जाएंगी। क्यों? 0 से लेकर 9 तक अगर आप बात करें। 2 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी कितनी? 2 अंकों की संख्याओं को, 3 अंकों की संख्याओं को, 4 अंकों की संख्याओं को, ऐसे अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ, एक सिंपली आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर आप कितने भी अंकों से बनी संख्याओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जैसे n अंकों से, क्या, n अंकों से बनी संख्याओं की संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या की, जैसे 2 अंकों से बनी संख्याओं की ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए n बराबर 2 है, ठीक है ना। 2 अंकों की अगर अपन ज्ञात करें, 2 अंकों की संख्याओं की टोटल संख्या कितनी होगी इसकी बात करें, तो इसके लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज लेंगे? इसको अपन लिखेंगे n गुणा 10 की घात n-1। क्या लिखेंगे? n गुणा 10 की घात n-1। मतलब जितने अंक हैं उसमें से एक घटा दो, 10 की पावर लगा दो और उसको 9 से गुणा कर दो, तो आपके पास में उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 अंकों की जैसे ज्ञात करनी है तो 9 गुणा क्या करेंगे अपन?
10 की पावर 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। तो आप सिंपली ध्यान रखेंगे कि 90 दो अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है 90। इसी प्रकार अगर मान लो बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की, तो 3 अंकों की कितनी है बताओ, 3 अंकों के लिए बात कर लेते हैं 9 × 10 की पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 - 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ 100 × 9 मतलब 900। तो आपके पास में 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 900 हो जाएंगी। इसी प्रकार 4 अंकों की ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, इसी प्रकार आप और भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, 4 की भी निकाल सकते हैं, 5 की भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है ना, हमारे पास समय नहीं होता, समय कम होता है। आप लोगों बेसिक माइंड क्या होता है हमारा, जो जैसा सवाल पूछा गया है उसी के आधार पर हम चलते जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या पूछी, कुछ स्टूडेंट काउंट करते, 3 अंकों की संख्या पूछी तो कुछ स्टूडेंट काउंट करने लग जाते हैं। काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट निकालना है और तुरंत आपके पास में 10 सेकंड से भी कम समय में आप लोगों का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बात करते हैं, हमने परिमेय संख्या तो पढ़ी ली थी और बाकी संख्याओं के बारे में और भी हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है ना। अभी हम बात करें कि जैसे अगर मान लो कोई मानक परिमेय संख्या की बात आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है वर्ड परेशान करते हैं अपन को, ठीक है ना, जो वर्ड परेशान करते हैं उसमें जैसे अगर मान लो आ जाए कि मानक परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो मानक परिमेय संख्या अगर आपसे कभी पूछा जाए या आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, मानक परिमेय कह दो, ठीक है ना, या न्यूनतम परिमेय कह दो, क्या कह दो इसको, न्यूनतम परिमेय कह दो, न्यूनतम परिमेय या मानक परिमेय, ठीक है ना। न्यूनतम परिमेय या मानक परिमेय क्या होता है कि P/Q के रूप में कोई संख्या लिखी गई, जैसे P/Q है, ठीक है ना। अब P/Q के रूप में लिखी गई तो P व Q का HCF अगर 1 आ जाए, कितना आ जाए HCF 1, मतलब उनके बीच में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो एक के अलावा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे मानक परिमेय संख्या। जैसे मान लो अपन बात करते हैं 2/3, 2/3 में क्या है भाई 2 और 3 के बीच में कोई भी अपने पास में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मानक परिमेय संख्या। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो इसके आगे अपन बात करें तो जैसे परिमेय संख्या में आप लोग जैसे देखते हैं कि परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या, ठीक है, क्या परिमेय संख्या, और इसको अपन मान लो कोई अपरिमेय से गुणा करें, क्या करें अपरिमेय से गुणा करें, तो क्या रिजल्ट आता है। वैसे तो सभी लोग क्या है सीधा क्या करेंगे, जैसे कोई परिमेय संख्या लेंगे उसको अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग क्या करेंगे इसको परिमेय या अपरिमेय के रूप में बताएंगे, मतलब परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं केवल एक केस में क्या होगा परिमेय, एक केस में मतलब केवल अगर केवल शून्य, केवल 0 ऐसी संख्या है, क्या है 0 ऐसी संख्या है जिसको अगर मान लो जिसको किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करें, जिसको किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करें, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो अपने पास में परिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे ये एक मान लो एक्सेप्शन मान लो, या फिर इसको अपन केवल एक ही रिजल्ट ऐसा है, मतलब 0 ही ऐसी संख्या है जिसको किसी अपरिमेय से गुणा करें तो क्या होगा अपने पास में परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कोई भी परिमेय संख्या, मतलब अशून्य परिमेय संख्या की अगर अपन बात करें, आगे हम थोड़ा देखेंगे भी इसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, अशून्य परिमेय संख्याओं के गुणा को, तो अपरिमेय संख्या जो है उससे अगर अशून्य परिमेय संख्या को गुणा किया जाए तो हमेशा एक क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसी को कि अशून्य परिमेय संख्या का देख लिया आपने। चलो अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और अपन ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग सब जानते हो कि ये अपने पास में भाज्य, ठीक है ना, मतलब कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। भाज्य संख्या के बारे में क्या जानते हैं, भाज्य संख्या को देखो आप कई तरह की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जैसे भाज्य संख्या में आप पढ़ेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का जाए, एक का जाए, और तरह तरह के मतलब, और फिर तीसरे का जाए, तीसरी संख्या का भाग जाए, दूसरी का जाए, इस तरह से आप लोग अलग अलग तरह की डेफिनेशन पढ़ते हैं। या सिंपली एक आपको क्लियर आपको मैं बता देता हूँ, एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे आप और उससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अपवाद जिसको अपन बोलते हैं, जैसे अगर मान लो आपसे बात की जाए कि एक क्या है, ठीक है ना, एक क्या है, और एक के बारे में आपसे बात की जाती है कि एक अपने पास में भाज्य है या अभाज्य है, और इसके बारे में आप लोग बताएं तो क्या होगा। जैसे एक है, ठीक है ना, एक क्या है, ए ऑप्शन आपका भाज्य, बी ऑप्शन आपका अभाज्य, सी ऑप्शन आपका दोनों, और डी ऑप्शन आपका दोनों नहीं, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या देंगे आप लोग, जरा बताइए कि क्या जवाब देंगे इसका, कि जैसे एक क्या है, एक अपने पास में किस प्रकार की संख्या है, ठीक है ना। इसका जवाब देने के लिए आपके पास में क्या लिखा हुआ है, जैसे एक जो है उसकी बात करें कि भाज्य है या अभाज्य है या दोनों नहीं है, ठीक है।
आपका कन्फ्यूजन हो सकता है क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप क्लियर कर लीजिए। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके आधार पर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। वैसे आपको इसका आंसर जो है वो ये क्या है, दोनों नहीं है, ठीक है ना। क्या है ये, दोनों नहीं, मतलब ये ऐसी संख्या है, ठीक है, कैसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है ना। अब बात करें भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसके कम से कम क्या, कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने, 3 गुणनखंड। ऐसी कोई भी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। 3 फैक्टर का मतलब 3 फैक्टर संभव हो, जैसे एक तो सबका फैक्टर होता है, एक होता है, स्वयं खुद का फैक्टर होता ही है, ठीक है ना, और एक तीसरा फैक्टर भी आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और ये अभाज्य संख्या की बात करें, प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है जी, प्राइम नंबर में केवल क्या होता है, केवल, ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अभाज्य संख्या की अलग डेफिनेशन है, उसको अलग से ध्यान रखेंगे। केवल 2 गुणनखंड, कितने गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास में अभाज्य हो जाएगा। अब एक के बारे में बात करूं तो एक को क्या लिख सकते हैं भाई, एक का तो क्या होगा, एक ही गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, बताओ। एक का क्या होगा, एक ही गुणनखंड होगा, ना तो 2 गुणनखंड हुए ना 3 गुण। जैसे मान लो 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 2, ठीक है ना, ये डिफरेंट 2 गुणनखंड आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्या है, एक का तो एक ही गुणनखंड होता है और दूसरा होता नहीं है, तो दूसरा नहीं होता तो एक को अपन ना तो भाज्य की कैटेगरी में डाल देंगे और ना फिर अभाज्य की कैटेगरी में डाल सकते हैं, मतलब ये दोनों ही नहीं है। अब समझ में आया क्लियर। तो किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूजन ना रखें, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। और हमने आपको आर पार वाली बात बता दी है भाज्य और अभाज्य के बारे में, इससे आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे आप कोई भी संख्या देखेंगे उसके बारे में भाज्य और अभाज्य का आराम से बता देंगे, ठीक है ना। और बताएं, अभाज्य संख्या की जगह अगर मान लो एग्जाम में आपका आ जाता है रूढ़ संख्या, ठीक है ना, क्या आ जाए, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या आ जाए तो भी अपन क्या बोलेंगे, ये आपका अभाज्य संख्या ही है, ठीक है ना। रूढ़ संख्या भी कह देते हैं इसको आप, अभाज्य संख्या को, ठीक है ना, प्राइम नंबर बोल सकते हैं। और इसमें आपका जो है केवल क्या होगा, 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करें सहभाज्य, और होता है एक आपका, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं, यह कभी आ जाए मान लो एग्जाम में, तो देखेंगे सहभाज्य संख्या, ठीक है ना, सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य में कई तरह के डाउट्स होते हैं माइंड में, तो क्लियर कर लें। सहभाज्य क्या संख्या होती है, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, मतलब कि 2 संख्या कोई सी भी संख्या हो, ठीक है ना, 2 संख्याओं का HCF एक हो, कितना हो, 1, ठीक है ना, वो संख्याएं क्या होंगी, सहभाज्य होंगी। जैसे अगर बात कर ली जाए, आपसे कहा जाए, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 9 और अपने पास में 11, जैसे मैंने बात किया 9, ठीक है ना, और आपका 11, ठीक है, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। इस प्रकार कोई भी, अब जैसे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन होता है सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब वो भाज्य भी हो सकती है अभाज्य भी हो सकती है, ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 2 और 3 कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। HCF जो होगा वो अगर 1 आता है दोनों का, तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास में वो कौन सी संख्याएं होंगी, सहभाज्य होंगी, ठीक है ना। 9 और 11 हो गया, ठीक है ना, 7 और 13 हो गया, इस तरह से और भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई अपने पास में समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मान लो आपको सवाल दिया जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए कि 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल नहीं, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम है, क्या है, सम है, तो सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कितनी होगी, ये निश्चित है हमेशा के लिए। कोई सी भी 3 संख्याएं ले लो, अगर वो तीनों अभाज्य हैं और उनका योग हमेशा क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो उससे आप सबसे छोटी जो संख्या होगी उसमें वो 2 होगी, ठीक है ना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आवश्यक रूप से 2 इसमें शामिल होगा। चलो और अपन इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है ना, जैसे आप परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं और अपने संख्या पद्धति से संबंधित इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। चलो देखते हैं आगे इसके बाद में नेक्स्ट। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। अब देखो हमने पहले क्या ज्ञात किया, पहले हमने क्या ज्ञात किया जी, दशमलव प्रसार से P/Q रूप, और उससे पहले क्या ज्ञात किया, P/Q रूप से दशमलव प्रसार ज्ञात किया। अब 2 परिमेय संख्या दे दी जाए, सपोज करो थोड़ी देर के लिए 1/3 दे दिया,
कितना दे दिया, 1/3 दे दिया। और एक संख्या और ले लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि 2/3 दे दिया, ठीक है ना। आपके पास में ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। बताओ, सिंपल बात है, परिमेय संख्या सबको दिख रहा है। अरे ये तो फैक्ट है ना कि P/Q के रूप में लिख देंगे। और किस तरह से लिख देंगे कि P और Q बिल्कुल पूरी तरह से पूर्णांक होंगे और Q आपका 0 नहीं होगा, तो परिमेय बनेगी। और जो मैंने परिभाषा बताई आपको आर पार वाली, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी, कि ऐसी संख्या जो शांत हो जाए या फिर अशांत आवर्ती हो जाए परिमेय, तो ये दोनों क्या हो गई जी, परिमेय संख्याएं। अब सवाल ऐसा बन जाए कि इनके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दे दें आपको कि ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, ठीक है। और फिर ऑप्शन के हिसाब से आप करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पर दो तरह की चीजें हैं, ठीक है। दो तरह की बात है कि परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का आप क्या करेंगे, दशमलव प्रसार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, दशमलव प्रसार आप कर सकते हैं कि 1/3 का दशमलव प्रसार कितना होगा, 2/3 का दशमलव प्रसार कितना होगा। भाग विधि के द्वारा, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी दो संख्या P1/Q1 और P2/Q2, मैं आपको पूरा व्यापक मेथड बता देता हूं, फिर उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाग विधि के द्वारा इन दोनों को क्या करेंगे, दशमलव प्रसार में बदल देंगे, ठीक है ना। अब दशमलव प्रसार करने के बाद में, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि आपके पास में ये 1/3 है, इस 1/3 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना आया, 3 का भाग लगाओ, 0.3333 डैश 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 इतना आया। और 2/3 है, इसका दशमलव प्रसार आपने किया तो कितना आया जी आपके पास में, 0.666 डैश 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 इतना आया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। इनके बीच एक अपरिमेय संख्या, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी दो संख्या हो, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, ठीक है ना, अलग अलग कोई दो संख्याएं होंगी तो उनके मध्य अनंत प्रकार की संख्याएं विद्यमान होंगी। वो अनंत अपरिमेय भी होंगी और अनंत परिमेय संख्याएं भी। तो आपको तो एक ज्ञात करनी है, चाहे दो ज्ञात करनी हो, चाहे तीन ज्ञात कितनी भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन में मान लो ये कहा जाए कि निम्न संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या नहीं है, और 3 ऑप्शन दे दे कि अपरिमेय तीनों दे दे, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कर सकते हैं। अब देखो इनके बीच कैसे ज्ञात करनी, अपनी इच्छा से जो आपको ऑप्शन में दिया जाए तो ऑप्शन को देख लो, इनके बीच में कौन सी संख्या आती है, ठीक है ना। और अगर नहीं आपको वैसे निकालना है, जैसे मान लो मैं एक संख्या लिख देता हूं 0.3, ठीक है ना, और मैंने आपको लिख दिया 4 4 4 4 डैश डैश डैश। और अगर ये तो परिमेय हो गई, लेकिन अगर आपको पूछा है कि अपरिमेय संख्या, क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, तो अपरिमेय बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, यहां लिख दोगे 0.3 फिर 4 और फिर कितना हो गया बताओ, फिर 0 लगा दो, फिर 4 लगा दो, फिर मान लो डबल 0 लगा दो, फिर 4 लगा दो डैश डैश। इस तरह से लिख सकते हो। आपका मन करे तो यहाँ 5 लगा दो, आपका मन करे तो यहाँ 6 लगा दो, आपका मन करे जैसे आप लिखो, ठीक है ना। तो एक अपरिमेय आ गई। अब इस तरह से कोई दूसरी बना लो, तीसरी बना लो, जो आपकी इच्छा, क्योंकि ये संख्या देखो शांत भी नहीं है, शांत नहीं हो रही है ना, डैश डैश लग रहा है, और फिर आवर्ती भी नहीं हो रही है, कोई रिपीटिशन का रूल यहां पर लग नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। फिर आगे बात करें जैसे 0.4, ठीक है, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब ये इससे तो अधिक और इससे कम हो जाए, ठीक है ना, ऐसा। तो 0.4, अब आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 3 3 2 1 0 1 2, जो भी आपके मन में आए वो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये दूसरी अपरिमेय हो गई। अब मान लीजिए तीसरी कोई अपरिमेय और बनानी है आपको, बना सकते, कितनी चाहो जितनी बना सकते हो, 0.5 4 2 4 5 3 डैश डैश, कुछ भी आपने लिख दिया, कोई यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रहा है ना, ये शांत है। तो ये 3 आ गए। अब मान लीजिए ऑप्शन दे दिए जाए आपको, ए बी सी, ए ऑप्शन ये दिया जाए, बी ऑप्शन सी ऑप्शन ये दिया जाए, और प्रश्न हो कि दो परिमेय संख्याएं आपको दिया जाए कि 1/3 व 2/3 के बीच अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या दे दी जाए, नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको अभी से समझा रहा हूं, तो ये नहीं वर्ड है ना, इसका भी बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है,
पूरा पढ़ने के बाद, और इससे रिलेटेड पूरी टेस्ट सीरीज हम देखो ऐप पर आपको देंगे, उसमें आपको करवाएंगे, पूरे जो भी टॉपिक हम यहाँ कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा रहे हैं उनसे रिलेटेड सारा आपको मिलेगा, ठीक है ना। अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके साथ फिर टेस्ट सीरीज और फिर पूरा ओवरऑल आपको पेपर, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां आपका और भी अच्छा होगा। तो नहीं वर्ड होगा तो आपका डी ऑप्शन जो भी आएगा ना वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या हो गई, अपरिमेय, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन आपका आ जाएगा। और अगर तीन संख्याएं आपको परिमेय दे दी जाएं, इनके बीच में दे दी जाएं, लेकिन चौथा कुछ और दिया जाए तो फिर वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात ये आपको। तो इस तरह से आपको करना है, ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ अपना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच आपको क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है भाई। अब आप देखिए इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में क्या है, आप परिमेय संख्याओं के गुणधर्म को ना ध्यान दे करके अभी थोड़ा सा वैसे ही ध्यान दो, नॉर्मल जो बात कर रहे हैं अपन परिमेय संख्याओं से रिलेटेड उस पर ध्यान दें कि आप देखेंगे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, कोई भी आप परिमेय संख्या उठा लीजिए, उसके साथ में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, तो क्या आपके पास में रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे एक कोई भी अपरिमेय संख्या, जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए √2 ले लिया, अब इसके साथ किसी को आप जोड़ो, जैसे एक को जोड़ दिया, होनी क्या चाहिए, परिमेय होनी चाहिए, तो उसको जोड़ो आप, या फिर घटा दो, ठीक है ना। कैसे, जैसे -1 को आपने जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं ना अभी अपन, तो आएगा क्या आपके पास में, अपरिमेय संख्या आएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि अगर परिमेय है और अपरिमेय है और अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो सदैव आपका जो संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा, आप जैसे और भी कोई संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लो √2 + 2 आप कर लिया, आपने जो है √3 माइनस आपने किया, जैसे कि 4 कर दिया, ठीक है। तो भी आप जो भी संख्या आप देखेंगे ये सारी की सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, परिमेय माइनस अपरिमेय, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो ये आपको, ये तो यहाँ पर भी आपको पता लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे √7, इसमें से आपने क्या किया, 25 को माइनस किया, अब बताओ कौन सा नंबर, ये हो गया, पूरा टोटल मिला के क्या नंबर हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। अपरिमेय और उसमें से परिमेय को माइनस कर दो तो भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय, और परिमेय से अपरिमेय को माइनस कर दो तो भी क्या आ जाएगा, परिमेय। सिंपल सी कहानी, एक ही चीज समझ में आई आपको। क्या ध्यान रखना है जी, देखो अपरिमेय संख्या कब आएगी, जब योग या अंतर हो जाए, क्या हो जाए, योग या अंतर किसका, परिमेय प्लस हो या माइनस हो, अपरिमेय, ठीक है ना। जब भी कभी ऐसा हो तो आप क्या उत्तर देंगे, अपरिमेय। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़ो चाहे घटाओ, उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। मतलब एक रेशनल और एक इर्रेशनल अगर जोड़ोगे तो भी और घटाओगे तब भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट है अपने पास में परिमेय प्लस परिमेय। दो कोई भी परिमेय संख्या हो, ध्यान दीजिए इस बात का अच्छी तरह से, कोई भी दो परिमेय संख्याएं, उनका योग सदैव परिमेय आएगा, उनका अंतर भी सदैव परिमेय आएगा, उनका गुणा भी सदैव परिमेय आएगा, और उनका भाग, देखो भाग में एक एक्सेप्शन है, एक अनुवाद है, बोलेंगे भाग भी परिमेय, लेकिन एक ध्यान रखना है कि क्यों आपका कभी भी जैसे आप भाग करेंगे, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपने 1 लिखा, ठीक है ना, एक संख्या ये क्या है, परिमेय है। मैं कह रहा हूं 0 क्या है जी, 0 भी तो परिमेय है, शांत संख्या है ना। अब आप क्या करेंगे, भाग देंगे, इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संख्या ही नहीं है, इसका मान निर्धारित नहीं है। अनिर्धारित मान बताया था ना मैंने, दुनिया में 7 प्रकार के होते हैं, एक हमने बताया था आप लोगों को। तो आपको ध्यान रखना है ये एक्सेप्शन, इसको हटा करके 0 का भाग नहीं लगाएंगे जी, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भागफल सभी क्या होता है, परिमेय होता है, लेकिन ये वाला केस अपन नहीं लेंगे। अशून्य संख्या, अब भाग में क्या करेंगे, नाम देंगे तो क्या डेफिनेशन, दो अशून्य परिमेय संख्याओं का या अशून्य परिमेय संख्याओं का भागफल भी सदैव क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करें अपरिमेय और अपरिमेय, ठीक है। अगर दो अपरिमेय ले लोगे और उन दो अपरिमेयों को जोड़ोगे या घटाओगे, ठीक है ना, क्या जोड़ दोगे, जैसे मान लो जोड़ दोगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है संख्याओं पर। जैसे आप देखिए यहां पर मैंने कहा कि एक अपरिमेय संख्या आपने लिया √2, कितना लिया √2, ठीक है जी। अब दूसरी मैंने अपरिमेय संख्या ले ली माइनस के, ये जैसे √2 का नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना। बताओ, अरे अपरिमेय संख्याएं प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए देखो, क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं माइनस वाली को भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो माइनस वाली भी होती है। अब बताओ इनका आप योग कर लो जी, योग करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, बताओ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 बताइए क्या होता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट 0, ठीक है ना, हमारे भारत के लिए ये गर्व की बात है, क्या आर्यभट्ट जी ने दिया था। अब बताओ कितना रोल हो रहा है इसका, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या, तो ये वाला ऑप्शन भी टिक हो गया, यहां पर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ इस केस में। दूसरा केस में ले लेता हूं कि √2 लिखा मैंने, क्या लिखा जी, √2 लिखा, ये अपरिमेय हो गया। दूसरा मैंने लिखा √3, कितना, वर्गमूल किसका, 3 का, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर जो भी संख्या आएगी वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही तुच्छ संख्याएं हैं, तो इन दोनों का ही पूरा पूरा मान नहीं निकाला जा सकता। मान लो इसका जो लगभग मान निकाला जाएगा, इसका भी लगभग निकाला जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं निकाला जाएगा, फिर उनको जोड़ोगे तब भी वो लगभग ही कहलाएगा, यथार्थ नहीं निकाला जाएगा, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, फिर जोड़ने पर भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय। तो दूसरा भी आपका ये सही हो गया। मतलब सिंपल सी कहानी है, दो अपरिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं या अंतर लेते हैं, देखो अंतर की भी बात आपको वैसे ही ध्यान रखनी है कि दो अपरिमेय संख्या जो है उनको आप अगर योग करें या माइनस करें, ठीक है ना, तो उनका योग या अंतर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, दोनों चीजें आपके लिए संभव है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को अच्छे से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, अपना अगली जो बात करते हैं गुणा के लिए, ठीक है। तो सबको पता है, मैंने बताया भी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय हो सकता है नहीं, होगा, हमेशा होगा, ठीक है ना। कैसे, आपने देखा कि 2/5 4/7 गुणा कर दो, जो भी आएगा P/Q के फॉर्म में आएगा और आराम से आप देखेंगे तो वो शांत संख्या होगी या फिर अशांत आवर्ती होगी, ठीक है ना। तो ये परिमेय हो जाएगा, जैसे अपने पास में कितना हो गया, 8 हो गया और ये कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है बताओ, ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा करोगे, एक परिमेय ले लो, जैसे आपने मान लो कि परिमेय संख्या ले लिया 2/5 ही ले ली, ठीक है ना, और एक अपरिमेय संख्या ले ली, अपरिमेय संख्या जैसे आपने √2 ले ली, ये अपरिमेय जिसके साथ भी चिपकेगा, ठीक है ना, जिसके साथ भी चिपकेगा उसको क्या बना देगा, अपरिमेय। कैसे बना देगा, ये हो जाएगा 2√2 बटे में कितना, 5 हो जाएगा। और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड में 2 का गुणा कर दूं तो इसका रूप क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बताओ बताओ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/10 √2 हो जाएगा, ठीक है ना। और भी कुछ लिख सकते हैं, 0.4 √2, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि परिमेय को अगर अपरिमेय से गुणा करोगे तो अपरिमेय आएगा, तो समझ रहे हो बात। अगर किसी अपरिमेय विद्यार्थी को अपने साथ रखोगे तो आप भी अपरिमेय होने के क्या हो रहे हैं, चांसेस हो रहे हैं। तो स्वयं विवेक से निर्णय लें, बढ़िया तरीके से पढ़ें और अपने लिए अच्छे से अच्छा रास्ता चूज करें, ठीक है ना। अपरिमेय और अपरिमेय ये दोनों को अगर आप गुणा करते हैं तो बताओ दो तरह की संभावना, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। कैसे समझाते हैं, देखो √2 है, ठीक है ना, √2 को अगर आप गुणा करते हैं कितने से, √2 से कर लो, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √4, मतलब या फिर आप इसको क्या कहेंगे, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो सिंपल सी बात, ये वाला अपना परिमेय रिजल्ट आ गया। अब अपन बात कर रहे हैं √2 और गुणा में कितना कर रहे हैं, गुणा में आप कोई और, जैसे आप ले लीजिए
कि जैसे आपने लिया रूट में अपना पास में कितना ले लिया, 3 ले लिया, आपके पास में कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। √6 क्या हो जाएगा बताओ, ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर रिजल्ट जो है वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो अब आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसको अपन वास्तविक संख्याओं के लिए। अब अपने पास में अगला जो टॉपिक है आपका वो है वास्तविक संख्याओं के लिए नियम। एक तो घातांक नियम जो हैं उसकी बात कर रहे हैं, घात और पावर, यहाँ से अपन घात जो है उसको अपन पावर कह दें, ठीक है ना, और घातांक जो है उसको अपन एक्सपोनेंट्स इंग्लिश में कह देते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, घातांक नियम की बात करेंगे तो देखो घातांक नियम वैसे तो आप लोग जानते हैं सभी, पर एक बार फिर से अपडेट कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि घात और जो घातांक है उसमें आप क्या फ़र्क जानते हैं, क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो क्या अंतर होता है घात और घातांक में, तो आप देखिए घात तो क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी आपने संख्या लिखी है, जैसे मान लो आपने लिखा 2 की पावर 3 लिखा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये कोई संख्या है, ठीक है। इस संख्या में ये जो 2 है, ये 2, ये तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा घातांक। घातांक नाम से क्लियर है, क्या क्लियर है, घात का अंक, मतलब जो घात है उसका अंक, ठीक है ना। तो घात का अंक ही क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा, ठीक है ना। तो घातांक में आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये तो अपने पास में घातांक हो जाएगा, और आपको अब घात के बारे में क्या समझ रहे हो कि घात क्या होगा अपने पास में, ठीक है। तो घात से रिलेटेड, घात का मतलब क्या है, घात एक प्रकार की क्या है, एक्सप्रेशन, एक प्रकार का क्रिया है, ठीक है ना। क्या कि जैसे 2 की पावर 3, ये एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या है, ये ही पावर है, पावर इसी को बोलते हैं, ध्यान रखो। अब तक वैसे सामान्य रूप में अपन क्या बोलते हैं, जैसे सामान्य रूप में अपन 3 को घात बोल देते हैं, पढ़ते क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो 2 की घात 3 पढ़ते हैं, वैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन घात और घातांक को सामान्यतः हम एक ही बोल देते हैं। लेकिन अगर अंतर स्पष्ट किया जाए तो ये पूरा नंबर है, ये तो हो गया घात, और ये जो ऊपर जो लग रहा है इसके, ये कितना हो गया, घातांक, और ये जिस नंबर पर लग रही है अपने पास में वो कितना है, आधार हो जाएगा। ये बेस हो गया, ये अपने एक्सपोनेंट हो गया, और ये पूरा क्या हो जाएगा, पावर हो गया, ठीक है ना। पावर समझ में आ गया, अब ये क्लियर हो गया ना। चलो जी ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है आगे कि भाई घातांक के जो नियम है, ठीक है, वो आप पहले से भी आपको आते हैं कुछ तो, ठीक है, आप और अपडेट कर लीजिए अपने आप को आप आराम से। हम बिल्कुल यहाँ से चलते हैं 0 से ही, a की पावर 0, ठीक है ना, पावर यहीं से चालू कर देते हैं, 0 से चालू कर देते हैं। तो a की घात 0 है, a कोई भी नंबर है, इस नंबर को अगर मान लो कोई भी नंबर नहीं, अपन बात करेंगे a नॉट इक्वल टू 0, अगर a का मान 0 नहीं है तो इसका मान कितना हो जाएगा, a की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों बोला मैंने नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 0 की घात अगर 0 लगा देते हैं, क्या 0 की घात 0 लगा देते हैं तो क्या होगा, 0, जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर 0 की पावर को तुम नहीं लगाओ, 0 किससे गुणा करो 0 आता है, तो वो तो ऐसे कह देंगे। जो कह देंगे कि सर घात अगर किसी की पावर ही 0 लगा दोगे आप, जैसे किसी का एक्सपोनेंट 0 लगा दोगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तरह तरह के जो हैं तर्क दिए जा सकते हैं और तरह तरह के उत्तर भी दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मान है, ये मान क्या हो जाएगा आपका, अनिर्धारीय मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अनिर्धारीय मान हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये अनिर्धारीय मान है। तो अब आपको क्या करना है, ये दूसरे प्रकार का, मैंने बताया आपको पहले भी कि 7 प्रकार के अनिर्धारीय मान है, ठीक है ना, इस संसार में जिनका कोई अभी तक वैल्यू नहीं निकाला गया है, ठीक है ना। तो ये दूसरे प्रकार का, एक मैंने बताया था 1/0 हो गया, और जैसे जैसे आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जहां जो काम आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब a की पावर मान लीजिए 1 लगाई, ठीक है ना, 0 के बाद 1 लगाई तो कितना हो गया, a हो गया। a की घात मैंने 2 लगाई तो बताओ a को a से a 2 बार गुणा कर दिया। अब a की पावर 3 लगाऊंगा तो बताओ कितना हो जाएगा, a को 3 बार गुणा कर दूंगा। ये सबको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए कि a की पावर मैंने माइनस में लगाई 1 तो कितना हो गया, 1/a हो गया।
अगर a की पावर माइनस में 2 लगाई तो बताओ 1/a की पावर 2 हो गया, मतलब कितना 1/a को 2 बार नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, हर में गुणा हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो अब इससे रिलेटेड जो नियम है, ठीक है, वो नियम अपन पढ़ रहे हैं। तो अपने पास पहला नियम आ जाएगा, आप बात करें इसको तो आपके पास में a की घात 0, इसका मान कितना 1 होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको, a की घात 0 का मान, ठीक है ना, जबकि a नॉट इक्वल टू कितना 0, ठीक है, a का मान क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। दूसरा अपने पास में क्या आ जाएगा, a की पावर अगर आप माइनस में लोगे -n तो कितना हो जाएगा 1/a की पावर n हो जाएगा। तीसरा अगर अपन बात करें तो a की घात अगर आप लेंगे कितनी n लेंगे, तो n का मतलब a को n बार गुणा करो, a गुणा a गुणा a गुणा, ठीक है ना, n बार गुणा हो जाएगा, कितना n बार, ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा डैश 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 n बार, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और आप जैसे मान लीजिए अब आप बात करते हैं कि दो आधार समान हो, आधार तो आपको पता ही लग गया, देखो आधार पता लग गया, फिर आपको घात पता लग गई, फिर घातांक पता लग गई, तीनों चीज क्लियर हो गई ना आपके पास में, बिल्कुल। अब तीनों चीजें क्लियर हो गई तो इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, इसके बाद में बात करते हैं कि अगर मान लो ये a आधार है, इसकी पावर मैंने m लगा दी, आपको आता होगा, गुणा a की पावर मैंने n लगा दी, ठीक है ना, तो आधार समान है दोनों जगह, कितना है a है, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। आप पढ़ते हैं और रटा हुआ है बिल्कुल पूरी तरह से, और याद भी होगा आप लोगों को, गणित के विद्यार्थी हो, कि आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो कैसे जुड़ती हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, गुणा में हो तब जुड़ती हैं, ठीक है ना, भाग में हो तो घट जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि a की पावर m, ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि बटे में a की पावर n, तो अब ये क्या हो गया, भाग में हो गया, आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, a की पावर m माइनस n हो जाएगी, ठीक है जी। बहुत बेसिक से नियम है, आप करते भी हैं सवालों में और आपको आते भी, लेकिन और एक बार अपडेट कर देते हैं इस चीज को, ठीक है ना। अब जैसे अगर बात करते हैं अपन, a की पावर मान लो m लगा रखी है और इसकी पावर ब्रैकेट के साथ n लगा रखी है, ठीक है ना, जैसे ब्रैकेट मैंने देखो किस तरह से लगा रखा है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा a की घात m n हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है। अब लेकिन किंतु परंतु क्या होता है जी, एक बार एक ये डिफरेंस है ना, ये समझ लीजिए आप एक बार अच्छे से। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने लगाया a की घात m और m की घात मैंने n लगाया है, तो इसका मामला अलग है, ये समझ लेना, ये मामला अलग है। ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा a की घात कितना m की पावर n। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को, जैसे 2 की पावर मैंने क्या लगाया, 2 लगाया और इसके ब्रैकेट लगा के 3 लगाया, तो कुल मिला के 2 की पावर कितना हो गया, 3 गुणा 2 मतलब 6 हो गया, ठीक है ना, ये अपनी बात हो गई। अब जैसे ये दूसरा 7वें नंबर पे अपन प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं इसकी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 2 की पावर अगर मान लीजिए मैंने 2 लगाया और ब्रैकेट नहीं लगाया और इस 2 की पावर 3 लगा दी, तो इसका मान कितना हो जाएगा बताओ, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8, तो 8 पावर किस पे लग गई, अब इस बेस पे लग गई, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए आप इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास में आपको ध्यान रखना है, बिना ब्रैकेट इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो आधार, अभी तो समान की बात कर ली, क्या समान आधार पर बात करिए, असमान आधारों जैसे a है और दूसरा आधार b है, और इस पूरे की पावर a गुणा b की पावर मान लो n लगा रखी है, तो इसको अपन a की पावर n गुणा b की पावर n राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना, क्या है भाई, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है जी। ये इतना ध्यान रह जाएगा अपन को। और देखो भाग में आप इस बात का भी ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m भाग कितना, a की पावर n, ठीक है, ये भी आपके पास में नेक्स्ट अपने पास में है कि अगर मान लो मैंने a की पावर माइनस में लगा दी, वो तो आप कर लेंगे जैसे, लेकिन -1 है और इसकी घात अपन मान लो कोई सम संख्या लगा दी, क्या सम संख्या, तो कोई भी सम संख्या अगर -1 की पावर में आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा प्लस का 1 होता है, क्या होता है, प्लस का 8, क्योंकि आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपन -1 की पावर अगर अपन विषम संख्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, विषम संख्या लगा देते हैं,
तो क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? -1। अब एक इंपॉर्टेंट चिन्ह जो आपको पता है, आप जानते हैं, ठीक है ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक इस तरह से ये चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं? करनी। ठीक है ना, वर्गमूल जो आप बात करते हैं वैसे करनी बोल देते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल देते हैं? करनी बोल देते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि जैसे मैंने मान लो यहां पर कोई नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, तो ये 2 की पावर कितना होगा? ठीक है, ये 2 की पावर कितना होगा जी? 2 की पावर अगर इसको मैं 1/2 लिखूं तो भी सही है। यहां 2 क्या होता है? ये ऑटोमेटिक छुपा होता है। मतलब अगर अपन प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर जैसे a कोई नंबर है, करनी लगा रखा है और यहां पर मैंने n लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a की पावर 1/n हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? a की पावर n। जैसे मैंने लिखा यहां पर 2 और ये इधर लगा दिया मैंने 4, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 1/4। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया? ये करनी पर अपन इस तरह से पावर लगा सकते हैं, इसको इस तरह समझना है। ठीक है जी। और आप कैसे ध्यान रखेंगे इसका? और आप ध्यान रख सकते हैं क्या? आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, उस पर पावर अगर आप लगा रहे हैं तो इन नियमों के अनुसार कैसे आएगी, और बाकी आप किस तरह से, आप जैसे करनी है उस पर पावर लगा रहे तो कैसे आएगी। ठीक है, और मैं आपको एक और बता देता हूं, एक प्रॉपर्टी और आपको लिखवा देता हूं 12वें नंबर पे अगर आप बात करें तो। ठीक है ना, आप कंप्लीट कर लेते हैं भाई। a की पावर m/n, मान लो ऐसा आ जाए तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसको व्यक्त करने का एक तरीका और है, a की पावर कितना हो जाएगा? m। ठीक है ना, और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ये करनी लगा करके और n। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, कहीं पर आ जाए तो ध्यान रखना इस तरह से भी। ठीक है ना, तो ये आपका इस तरह से क्या हो गया? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम हो गया। ठीक है, तो आप समझे आज जो भी हमने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपका है, आप जो पहला पॉइंट आपका सिलेबस का है, ठीक है ना, उस फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, पहला बिंदु जो आपका सिलेबस का संख्या पद्धति से रिलेटेड था, 3rd ग्रेड सिलेबस का। ठीक है ना, 3rd ग्रेड के अंदर टीचर अध्यापक जो आप बनने जा रहे हो उसका जो सिलेबस अभी तक आया है उसके अनुसार आपको पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने करवा दिया है। इससे रिलेटेड सवालों की प्रैक्टिस अपन करेंगे। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड सवालों की प्रैक्टिस आपको आगे करवा देंगे। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से यह है कि वीडियो आप पूरा देखें, कंटिन्यू पढ़ें। ठीक है ना, अगर जहां भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, आपको क्लासें अच्छी लगी हैं, आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो आप जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी विद्यार्थियों तक पहुँचे और उनको भी इसका लाभ मिले। और आप जो है ज्ञानरीति क्लासेज का ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद जो है आप लोग उस पर देखें, आपको सिलेबस सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा और पूरा आपको कंप्लीट जो है आपके 3rd ग्रेड का प्रत्येक सब्जेक्ट का जो कोर्स है वहाँ पर उपलब्ध है। मैथमेटिक्स में आप जो है देख ही रहे हैं। आपको अगर और किसी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और किसी तरह के आपको संशय है, दिमाग में किसी तरह का भ्रम है गणित से रिलेटेड या 3rd ग्रेड के किसी भी कोर्स से रिलेटेड, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो बिल्कुल दूर किया जाएगा। इसी के साथ आज की विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और इन सभी टॉपिक की देखो जो भी PDF आपको चाहिए, आपको हैंड रिटन भी मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी आपको इस सब की, और जो अपने पास में ज्ञानरीति क्लासेज है उसके ऐप पर मिलेगी ये सारी चीज़ें, और टेस्ट सीरीज इसकी हम अलग से लगाएंगे। ठीक है, तो आराम से अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।